नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म राजस्थान स्टडी जोन पे। जैसा कि हम मिला करते हैं विज्ञान सब्जेक्ट के साथ में, आज एक बार फिर उपस्थित हूं आपके बीच में मानव जनन तंत्र से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न जो पिछले कुछ परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो बिना देर के हम बढ़ते हैं उन क्वेश्चंस पे। और आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आता है आपके सामने, और लिखा है कि आपका पहला क्वेश्चन लिखा है कि मां के शरीर के अंदर बच्चे के विकास किन की बात कराइए, मनुष्य के मामले में लगभग महीने का वक्त लगता है, फिर लगभग महीने लगता है। ये पूछना चाह रहा है कि एक मानव शरीर में, फिर नर या फिर जो मादा मानव शरीर है उसमें एक बच्चे का जब डेवलपमेंट होता है तो कितना वक्त लगता है, ये चीज आपको यहां से बताना है। तो ये चीज आप सब जानते हैं अच्छी तरीके से, इससे आप सब रूबरू है कि कितना वक्त लगता है। तो हम सब जानते हैं कि वक्त लगता है 9 महीने का। कितना वक्त लगता है? 9 महीने का वक्त लगता है, ये चीज हम जानते हैं। और आपके बीच एक बात कह दूं कि जब भी ये 9 महीने की या माँ की बात आती है तो मुझे मनोज मुताइसर की 2 पंक्तियां याद आती है। मनोज मुताइसर जी इस बारे में एक पंक्ति लिखते, बहुत शानदार 2 पंक्तियां लिखते हैं कि हिसाब लगा के देख लो, हिसाब लगा के देख लो, दुनिया के हर रिश्ते में अधूरा आधा निकलेगा। हिसाब लगा के देख लो, दुनिया के हर रिश्ते में आधा अधूरा निकलेगा। एक मां का प्यार है, एक मां का प्यार है जो दूसरों से 9 महीने ज्यादा निकलेगा, जो दूसरों से 9 महीने ज्यादा निकलेगा। तो यहां पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? 9 महीने की मां जो हमें 9 महीने से पहले से जान रही होती है, जब दुनिया के लिए हम अपरिचित होते हैं। तो यहां पे सही ऑप्शन हो गया आपका सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाता हूं मैं, और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि यौन प्रजनन के दौरान जब 2 व्यक्ति, यहां पे 2 व्यक्तियों की बात हो तो ये मेल और फीमेल की बात कर रहा है कि युग्मक कोशिकाएं संयोजित होती है तो वे बनाती है। तो ये चीज आप सब जानते हैं कि जो 2 व्यक्तियों की बात कर, हमने ए और बी लिखा है यहाँ पे। ए व्यक्ति जो है, यहाँ पे ए व्यक्ति जो है वो हमने कह दिया कि नर है। ए व्यक्ति क्या है? नर है, मतलब हमने कहा मेल है, हमने कह दिया मेल है। और दूसरा आपने कह दिया कि मादा है। दूसरा क्या है? मादा है, हमने कह दिया फीमेल है। दूसरा हमने कह दिया फीमेल है। और फिर हम जानते हैं कि जो नर युग्मक होता है, जो नर युग्मक होता है, नर युग्मक वो क्या होता है? तो आप सब जानते हो कि नर युग्मक जो है वो कौन सा होता है? तो आप जानते हो वो होता है शुक्राणु। नर युग्मक कौन सा होता है? तो आप सब जानते हो नर युग्मक होता है शुक्राणु। और अगर मैं बात करूं इधर कि मादा युग्मक, मादा युग्मक की बात करूं तो मादा युग्मक आप सब जानते हो, मादा युग्मक जो है वो क्या होता है? तो आप सब जानते हो अंडाणु होता है। मादा युग्मक की बात करूं तो क्या होता है? अंडाणु होता है। मादा युग्मक कौन सा होता है? तो अंडाणु होता है। और जब अंडाणु और शुक्राणु का संलयन होता है, अंडाणु और शुक्राणु दोनों मिलते हैं, इनमें जब संयोजन होता है तो एक नई चीज बनती है, उसका नाम क्या होता है? तो आप सब कहेंगे उसका नाम होता है युग्मनज। क्या होता है? युग्मनज होता है। और इसी को इंग्लिश में आप क्या कह देंगे? इसी को इंग्लिश में जाइगोट कह देंगे। इसी को इंग्लिश में आप क्या कह देंगे? जाइगोट कह देंगे। यहाँ पे पूछा है कि नर और मादा का जब युग्मक आपस में संयोजित होता है, शुक्राणु और अंडाणु, तो क्या बनता है? तो अभी अभी आपने जाना, और पहले भी अगर जानते हो तो अच्छी बात है। क्या होगा यहाँ पे? युग्मनज होगा, जाइगोट होगा। जो यहाँ पे हमारे सामने पहला ही ऑप्शन है वही सही हो जाएगा। क्या? युग्मनज। क्या बनेगा? युग्मनज बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ लेता हूं, और कह रहा है कि पुरुष जनन तंत्र, पुरुष जनन तंत्र के शरीर में वृषण उदर गुहा के बाहर एक थैली में स्थित होते हैं, उसे क्या कहते हैं? एसएससी 2017 का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि आप सब जानते हो, इस चीज से वाकिफ हो कि पुरुष में जो वृषण होते हैं, जो टेस्टिस होते हैं, वो शरीर से बाहर एक थैलीनुमा संरचना में लटके हुए रहते हैं। आपसे पूछ रहा है कि उस थैलीनुमा संरचना का नाम क्या? वो थैलीनुमा संरचना है क्या? तो हम सब जानते हैं, आपके सामने डायग्राम जो ये नर जनन तंत्र का है। आपके सामने जो डायग्राम है किसका है? नर नर जनन तंत्र है, नर जनन तंत्र का है। और आपसे कह रहा है कि जो नर जनन तंत्र है, इसमें ये जो वृषण है ये शरीर से बाहर होते हैं, लेकिन बाहर होते किसमें? तो इस चीज से आप सब वाकिफ है कि बाहर ये किसमें होंगे? एक कोष में होंगे। किसमें होंगे? एक कोष में होंगे। और उस कोष का नाम क्या होगा? तो उस कोष का नाम होगा वृषण कोष। क्या नाम होगा?
वृषण कोश होगा, उसका नाम क्या होगा, वृषण कोश होगा। ये कहाँ होंगे, वृषण कोश में होंगे, बाहर की तरफ वृषण कोश में उपस्थित होते हैं। तो यहाँ ऑप्शंस पे आना वापस, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वृषण कोश। कई बार एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि ये बाहर क्यों होते हैं, ये बाहर क्यों होते हैं, बाहर क्यों, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो देखना आप जरा इधर सामने कि बाहर क्यों होते हैं, ये क्वेश्चन पे फोकस करना आप। कह रहा है कि ये जो वृषण कोश है ये मानव शरीर में बाहर क्यों लटके रहते हैं और इनकी लोकेशन क्या होती है। तो आप सब इस चीज से वाकिफ है कि ये मानव में, नर में जो दोनों टांगे हैं उनके बीच में उदर गुहा से बाहर की तरफ लटके हुए रहते हैं, और किस में, वृषण कोश में होते हैं। और कई बार पूछा जाता है कि बाहर क्यों होते हैं। तो आप एक चीज नोट करना है, यहाँ पे ध्यान में रखना कि मानव शरीर का जो टेम्परेचर होता है सामान्यतः कितना होता है, आप कहेंगे 37 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन आपके वृषण जिसका निर्माण करते हैं, वृषण निर्माण किसका करते हैं, आप सब जानते हो, शुक्राणु का निर्माण करते हैं। किसका, शुक्राणु का निर्माण करते हैं, जिसे आप नर युग्मक भी कह सकते हो या फिर नर जनन कोशिका भी इसे आप कह सकते हो। इनका निर्माण करने के लिए, क्या, इसका निर्माण करने के लिए आपके वृषण को टेम्परेचर कितना चाहिए, तो मानव शरीर का जो सामान्य तापमान है इससे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान चाहिए। कितना, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान चाहिए। इसलिए क्या करते हैं, शरीर से थोड़े बाहर होते हैं। क्या होते हैं, शरीर से बाहर होते हैं। यहां आपने एक चीज और नोटिस की होगी कभी कि जो सर्दियां होती है तो सर्दियों में वृषण कोश जो है सिकुड़कर शरीर के पास में आ जाते हैं। सर्दियों में क्या होता है, वृषण कोश सिकुड़कर पास में आ जाता है। इसका क्या रीजन है, तो इसका रीजन यही ध्यान में रखना कि सर्दियों में क्या होता है, टेम्परेचर कम होने लगता है, बहुत ज्यादा कम होने लगता है। तो ये क्या करते हैं, सिकुड़कर शरीर के पास में चले जाते हैं ताकि शरीर से थोड़ा क्या ले सके, ताप ले सके। क्या ले सके, ताप ले सके, ताकि प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। इसलिए क्या करते हैं, सिकुड़कर पास में चले जाते। इस बात से आप वाकिफ होंगे और लड़के तो बिल्कुल वाकिफ होंगे। हम पढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, और इस क्वेश्चन में जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वृषण कोश हो जाएगा, जहां पे शुक्राणु उपस्थित, सॉरी, जहां पे शुक्राणु को बनाने वाले वृषण उपस्थित होते हैं, किसमें होते हैं, वृषण कोश में उपस्थित होते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम चले, और अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि आपके सामने ब्लैंक दे रखा है, यहाँ पे ब्लैंक दे रखा है और कह रहा है कि में मांसपेशियों के लयबंद संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। आरआरबी 2018 के क्वेश्चन है। देखना जरा इस सामने वाले आप इस एक डायग्राम को, ये क्या है, आपके मानव में मादा जनन तंत्र है। क्या है, मादा जनन तंत्र है। इसके भागों की बात कर लेता हूं, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दे देता हूं। ये यहाँ पे जो ये नली बनी हुई है, ये जो नली बनी हुई है आपके सामने, ये वाली, ये इस नली को क्या कहते हैं, तो आप सब जानते हो, इसको अंडवाहिनी कहते हैं। और इसको अंडवाहिनी के अलावा और किस नाम से जानते, आप कहेंगे इसको डिंब वाहिनी भी कहेंगे। इसी को क्या कहते हैं, डिंब वाहिनी। और इसी का एक दूसरा नाम होता है फेलोपियन ट्यूब। क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब भी इसी का नाम होता है। और इसका काम क्या है या फिर इसमें क्या होता है, तो आपको यहां से अलग ही क्वेश्चन बन जाता है कई बार कि जो निषेचन की प्रक्रिया होती है, जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, वहां कहां कंप्लीट होती है, तो फेलोपियन ट्यूब में क्या होता है, आप कहेंगे फेलोपियन ट्यूब में निषेचन की प्रक्रिया होती है। किसकी, निषेचन की प्रक्रिया होती है। कहां पे, फेलोपियन ट्यूब में होती है। ये ध्यान में रखना, लिखा भी है इसका दूसरा नाम, फेलोपियन ट्यूब भी कह सकते हो, डिंब वाहिनी भी आप इसी को कहेंगे। अगली बात कर लूं, ये जो दो बने हुए हैं आपके सामने, ये क्या है, तो लिखा है अंडाशय है, ओवेरीज है ना। और ये जो स्ट्रक्चर है ये किसका है, गर्भाशय है, जहां पे एक भ्रूण का, एक बच्चे का विकास होता है। और कितने दिनों के लिए होता है, कितने महीने के लिए, बात कर चुके, 9 महीने के लिए यहाँ पे एक बच्चे का विकास होता रहता है। और फिर यह है ग्रीवा, जो योनि मार्ग में खुलते हैं। और ये क्या है, योनि जो मूत्र मार्ग का, या फिर कहूं तो जिससे शुक्राणु फीमेल के मेल या फिर कहूं फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसमें इंटर करते हैं शुक्राणु। यहां से शुक्राणु इंटर करने के बाद में ये क्या करते हैं, यहाँ फिलोपियन ट्यूब की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ से अंडाणु रिलीज होता है। और इनमें निषेचन होने के बाद में यहाँ कर रोपित हो जाते हैं, जो धीरे धीरे डेवलपमेंट होने लगता है। प्लेसेंटा इनमें इनकी सहायता करता है। तो ध्यान में रखिएगा, जब प्रसव का वक्त आता है, प्रसव का जब बच्चे का जन्म होता है, तो आपके ये जो ग्रीवा वाला पार्ट है, क्या, ग्रीवा का जो पार्ट है,
इसमें लयबंध संकुचन होता है और उस लयबंध संकुचन होने के कारण ही यहां से एक बच्चे का जन्म होता है। किसमें होता है? वो ग्रीवा में होता है। ये ध्यान में रखना, किसमें होता है? ग्रीवा में होता है। अब हम आए अपने क्वेश्चन पे, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका? लयबंध संकुचन किस में मांसपेशियों में बच्चे के पैदा होने। यहाँ पे सारे ऑप्शंस गलत डाल दिए, ऑप्शन सारे क्या डाल दिए? गलत डाल दिए। यहाँ पे क्या होगा आपका? गिरवा आएगा। क्या आएगा आपका यहाँ पे? ऑप्शन गिरवा आएगा। ये ध्यान में रखना, क्या सही होगा यहाँ पे? गिरवा आएगा। ये आपको यहाँ से ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाता हूं मैं, और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है? तो देखना जरा इस डायग्राम को फिर से। यहाँ पे अंडवाहिनी है, अंडाशय है, गर्भाशय है, ग्रीवा है और योनि है। ये सब क्या है? तो ये आपके मानव में मादा जनन तंत्र के भाग है। किसके? मादा जनन तंत्र के भाग है। यहाँ पे आप देखना जरा, गर्भाशय बिल्कुल मादा जनन तंत्र का भाग है, अंडाशय बिल्कुल है, योनि बिल्कुल है, लेकिन यहाँ पे देखो शुक्र है, तो शुक्र वाहिका किसका है? शुक्र वाहिका आप जानते हो मादा का भाग नहीं है, बल्कि किसका है? नर जनन तंत्र का भाग है। किसका है? नर जनन तंत्र का भाग है। कौन? शुक्र वाहिका। और बाकी आपका गर्भाशय, अंडाशय और योनि किसका पार्ट है? आपके मादा जनन तंत्र का ही भाग। और यहाँ पे पूछा कि मादा प्रजनन तंत्र का भाग कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे शुक्र वाहिका, या फिर कहूं ये जो बी सी जो आपका ऑप्शन यहाँ पे, ये इसका पार्ट नहीं है। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। बढ़ूं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि शुक्र वाहिका मूत्राशय से, शुक्र वाहिका मूत्राशय से आने वाली ट्यूब के साथ जुड़कर एक सामान्य मार्ग का निर्माण करती है, जिसे कहते हैं। तो ये कह रहा है कि जो शुक्र वाहिका है वो क्या करती है? मूत्राशय से आने वाली ट्यूब के साथ में जुड़कर एक सामान्य मार्ग का निर्माण करती है, जिसे हम क्या कहेंगे? एक बार फिर हम डायग्राम पे चलते हैं, और यहां पे आपसे ये क्या कह रहा है वो देखिएगा आप। आपसे ये कह रहा है कि आपका जो ये एक तो यहां से आपका ये वाली जो ट्यूब आ रही है, ये वाली, इसको आप क्या कहेंगे? शुक्र वाहिका कहेंगे। इसे आप क्या कहेंगे? शुक्र वाहिका कहेंगे। और यहां से मानव मूत्र भी आएगा इसके साथ में, मानव मूत्र का भी इसमें आएगा। कह रहा है कि इन दोनों का जो एक उभयनिष्ठ, कौन सा उभयनिष्ठ मार्ग बनेगा, वो क्या कहलाता है? उभयनिष्ठ का मार्ग का मतलब है कि उसी मार्ग से तो क्या आएंगे शरीर से बाहर? आपके शुक्राणु, और उसी से बाहर क्या आएगा? मूत्र बाहर आएगा। आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? आपसे पूछा है कि कौन सा होगा कि शुक्र वाहिका और मूत्राशय से आने वाली ट्यूब के साथ, तो बड़ी सिंपल सी बात है, उसको आप क्या कहेंगे? मूत्र मार्ग कहेंगे। उसे आप क्या कह देंगे? मूत्र मार्ग कहेंगे। मूत्र वाहिनी किसके साथ मिलती है? शुक्र वाहिनी के साथ मिलकर क्या बना लेती है? मूत्र मार्ग बना लेती है। और एक ये क्या है? उभयनिष्ठ मार्ग है। क्या है? उभयनिष्ठ मार्ग है। और उभयनिष्ठ मार्ग का मतलब आप बता ही चुका हूं मैं। फिर कह रहा है कि पुरुषों में वृषण कोष शरीर के बाहर क्यों होते हैं? कह रहा है कि पुरुष जो होते हैं उनमें वृषण कोष बाहर क्यों होते, ये हम बात कर चुके। अब आप ऑप्शंस पे देखना क्या कह रहा है कि आपसे कह रहा है कि शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर के तापमान की तुलना में अधिक तापमान आवश्यकता होता नहीं भाई साहब। फिर कह रहा है कि शुक्र वाहिका की उपस्थिति के कारण नहीं, ऐसा भी नहीं। निर्माण के सामान्य शरीर के तापमान की तुलना में कम की आवश्यकता होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है शुक्राणु के निर्माण के लिए। किसके लिए? शुक्राणु के निर्माण के लिए क्या चाहिए? सामान्य शरीर के तापमान की तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होती है, इसीलिए क्या होते हैं? बाहर होते हैं। तो यही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इससे डिटेल में हम पहले बात कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि शुक्राणुओं का निर्माण, फिर आपको फिल इन द ब्लैंक में होता है। ये चीज हम अच्छे से जानते हैं कि शुक्राणुओं का निर्माण किस में होता है, तो आप कहेंगे वृषण में होता है। किस में होता है? वृषण में होता है। और वृषण दो हार्मोन रिलीज करती है, एक जिसको आप क्या कहते हो? टेस्टोस्टेरोन। क्या कहेंगे आप उसे? टेस्टोस्टेरोन कहेंगे। और इसी हार्मोन को हम क्या कहेंगे? नर हार्मोन भी कहेंगे। इसी को हम क्या कहेंगे? नर हार्मोन भी कहेंगे। नाम क्या है? तो लैंगिक, काम क्या है? तो जो लैंगिक गुण है उनको क्या करता है? प्रकट करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाता हूं, और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि
पुरुषों में शुक्राणु और मूत्र के लिए सामान्य मार्ग है। एक बार फिर से रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो हम सब जानते हैं सामान्य मार्ग वो क्या है, मूत्र मार्ग है। सामान्य मार्ग जो है वो क्या है, मूत्र मार्ग है, जो शुक्राणु के लिए भी है और मूत्र के लिए भी है, उसे आप क्या कहेंगे, मूत्र मार्ग कहेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाता हूं और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मानव शरीर में उर्वरीकरण या फिर कहूं तो निषेचन, इसी को आप क्या कहेंगे, निषेचन भी कहेंगे, इंग्लिश में आप इसको फर्टिलाइजेशन कह देंगे, की प्रक्रिया कहां होती है। तो मैं बात कर चुका हूं, ये कहां होगी, आपके डिंब वाहिनी में, या फिर कह सकते हो डिंब वाहिनी नलिका या फिलोपियन ट्यूब, या फिर आप इसको एक और नाम से जानते हो क्या, अंडवाहिनी। क्या आप कहेंगे, अंडवाहिनी। इसमें क्या होता है, निषेचन की प्रक्रिया होती है, या फिर आप इसी को क्या कह सकते हो, फेलोपियन ट्यूब। क्या कह सकते हो, फेलोपियन ट्यूब आप इसको कह सकते हो। ये बात हम पहले कर चुके हैं, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाता हूं मैं और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि महिला अंडाणु कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है, कि जो महिला का जो अंडाणु है उसमें कितने गुणसूत्र होते हैं। तो जरा देखिएगा टोटल गुणसूत्र कितने होते हैं। तो हम सब जानते हैं कि टोटल गुणसूत्र होते 23 जोड़ी। कितने होते हैं, 23 जोड़ी। मतलब क्या हुआ, टोटल की बात करूं तो 46 क्या हो गए आपकी बॉडी में गुणसूत्र हो गए, 46 क्या हो गए टोटल गुणसूत्र हो गए, ये हम अच्छे से जानते हैं। तो टोटल 46 होते। इसने पूछा है महिला में कितने होते, महिला के किसमें, अंडाणु कोशिका में कितने होते, तो 23 होते हैं। कितने होंगे, 23 गुणसूत्र महिला अंडाणु में होते हैं। ये आपको यहां से ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाता हूं मैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कृत्रिम वीर्य सेचन से आपका क्या तात्पर्य है। कृत्रिम वीर्य सेचन से आपका क्या तात्पर्य है। तो कह रहा है कि दाता के शुक्राणुओं को सीधे ही अंडाशय के भीतर डालना नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। फिर कह रहा है कि स्वस्थ दाता के शुक्राणु को ऐसी प्रणाली में स्थानांतरित करना जहां अंडाणु मौजूद हो, ये भी नहीं होगा। शुक्राणुओं को ऐसी प्रणाली में स्थानांतरित कर देना जहां आपके अंडाणु पहले मौजूद हो। तो ये तो क्या हो गया, IVF हो गया। क्या हो गया आपका, IVF हो गया। फिर कह रहा है कि दाता के शुक्राणुओं को कृत्रिम तरीके से सीधा योनियों के भीतर डाल देना, यही सही हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि जो दाता है या फिर कहूं जो पिता है, वो क्या करता है, आपके मादा योनि में सीधे ही क्या ऐड कर देता है, कृत्रिम तरीके से शुक्राणु को ऐड कर देता है। क्या कर देता है, शुक्राणु को ऐड कर देता है। यहाँ पे इसको अपना जो सीसन है या अपना जो सीसन है, इस सीसन को योनि मार्ग में डालने की आवश्यकता नहीं होती है। ये क्या करता है, एक कृत्रिम तरीके से सीधे ही योनि में शुक्राणु को भेज देता है। अगले क्वेश्चन में आपकी तरफ बढ़ता हूं और कह रहा है कि संतति निर्गय बर्थ कंट्रोल, मतलब बर्थ को कंट्रोल करने के लिए, बच्चे के जन्म को रोकने के लिए एक विधि नहीं है। क्या नहीं है, तो पहला तो कह रहा है कि मैथुन के दौरान काल पूर्व संकलन करना, यहाँ पे है संयम रखना। क्या होता है कि जब मैथुन क्रिया की जाती है और जैसे ही शुक्राणु बाहर निकलने वाले होते हैं, तो जो मानव में जो नर है वो क्या करता है, अपने सीसन को, अपने लिंग को मादा योनि से पहले ही क्या कर लेता है, बाहर निकाल लेता है और जो शुक्राणु उनको बाहर संकलित कर देता है। ये क्या है, आपके बर्थ कंट्रोल की प्राकृतिक विधि। फिर कह रहे हैं IUD का इस्तेमाल, ये क्या है, कृत्रिम विधि, ये भी बर्थ को कंट्रोल करती है। आर्तव चक्कर के 10वें दिन से लेकर 17वें दिन तक मैथुन से बचना, बिल्कुल ये भी क्या है, आपकी प्राकृतिक विधि है। प्रातः काल मैथुन करना नहीं, ये नहीं है, ये विधि कामयाब नहीं है। ऐसा नहीं है कि मॉर्निंग में उठकर, प्रातः काल उठकर अगर सेक्स किया जाए तो गर्भ अवस्था नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ, कभी भी किसी वक्त अगर सेक्स किया और फर्टिलाइजेशन हुआ तो गर्भ अवस्था हो सकती है। अगले क्वेश्चन पे मैं बढ़ जाता हूं। आपकी कह रहा है कि ट्यूबेक्टोमी बंदेकरण की एक विधि है जिसमें क्या होता है ये आपको बताना है। तो ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है, तो हम बात कर लेते हैं। ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है कि जो आप हमें एक डायग्राम अभी आपने देखा था इस तरीके से,
कि महिला जनन तंत्र में या फिर कहूं तो जो मादा जनन तंत्र है उसमें ये जो फिलिपियन ट्यूब होती है, ये जो डिंब वाहिनी होती है, इसमें क्या किया जाता है, निषेचन से बचने के लिए या फिर कहूं तो अधिक संतान से बचने के लिए यहां से जो डिंब वाहिनी उसको कट करके बांध दिया जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, ट्यूबेकोटॉमी कहते हैं। तो देखना जरा, कह रहा है कि डिंब वाहिनी नली का छोटा भाग निकाल, नहीं ऐसा नहीं है, निकाला नहीं जाता। अंडाशय को शल्य क्रियाविधि नहीं, अंडाशय को बाहर भी नहीं निकाला जाता। ये वास डिफरेंस का छोटा भाग निकाल, नहीं वास डिफरेंस तो किस में होता है, मेल में होता है, गर्भाशय शल्य क्रिया विधि द्वारा नहीं है। नहीं तो फिर ये जो स्टेटमेंट है यही सही है। क्या होता है, डिंब वाहिनी नली का छोटा भाग निकाल कर, अच्छा निकाल कर आगे बांधना भी लिखा है, मैंने पढ़ा नहीं, तो यहाँ पे निकाला नहीं जाता, उसको बांध दिया जाता है वहीं पे। यहाँ से कट करेंगे और इसे मोड़ के उसको वहीं पे बांध देंगे ताकि यहां से अंडाणु बाहर नहीं आएगा और शुक्राणु अंडाणु तक नहीं पहुंचेगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाता हूं मैं, और कह रहा है कि गर्भ निरोधक सहेली, ये सहेली एक दवाई का नाम है, जो पिल्स आते हैं ना उनमें से, जो क्या करती है, माता को गर्भ धारण करने से बचाती। अगर निषेचन हो गया, अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, निषेचन हो गया, तो उस निषेचन के बाद में, उस निषेचन में जो डेवलपमेंट है उसको रोकने के लिए क्या करते हैं, पिल्स का यूज किया जाता है। उनमें एक सहेली नाम की टेबलेट आती है। कह रहा है कि ये क्या काम करती है, तो देखना, एक पश्च मैथुन गर्भ निरोधक है, नहीं ऐसा नहीं है। फिर कह रहा है कि गर्भाशय में एस्ट्रोजन ग्राही को अवरुद्ध करती है एवं अंडों के रोपण को रोकती है। बिल्कुल सही बात है, यही है। क्या करती है, निषेचन होने के बाद में अंडे का जो रोपण होता है उसको क्या कर देती है, ये रोक देती है। ये थे आपके किनके, जनन तंत्र से संबंधित, किससे, जनन तंत्र से संबंधित कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और आपको लगा कि वास्तव में आपको अच्छी जानकारी मिली है तो एक शेयर और एक लाइक जरूर कीजिएगा, और बने रहिए आप हमारे साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।